हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम अपने इस वीडियो में आप सभी को यह बताएंगे कि इंड एस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट यानी एक एम्प्लॉय को उसके कंपनी से किस किस टाइप का बेनिफिट मिल सकता है, उसका टोटल करके उसको कितना मिलना चाहिए, इसका कैलकुलेशन जो है वो यहां पर हम लोग इंड एस 19 में सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए, ये जो आपका पेज नंबर इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पेज नंबर 504 में अभी हम थे, जहां से स्टार्ट हो रहा है इंड एस 19, और हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं और यहां पर जितना इनका इलस्ट्रेशन दिया हुआ है वो अच्छे से करते हैं। तो इस क्वेश्चन में इनका ये कहना है इलस्ट्रेशन नंबर 31 में कि ए लिमिटेड है जिनके पास टोटल 100 इंप्लॉइज हैं। अच्छे से सुनेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपका पूरा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि ये लोग एक साल में 10 डेज लीव देते हैं। देखो, जितने भी कंपनी है इस दुनिया में वो सभी जो है वो लीव देते हैं वर्कर लोगों को, कि 365 डेज 1 ईयर में होता है, तो तुमको 10 दिन का लीव जो है वो तुमको ऐसे ही दे दिए। बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो 12 दिन का देता है, बहुत सारा ऐसा कंपनी जो 20 डेज का देता है। यानी 365 डेज का 365 डेज आपको काम करने का जरूरत नहीं है, उसमें आप संडे को काम मत करना। और उसके अलावा संडे के अलावा भी जो आपका रिमेनिंग डेज बच गया, ठीक है, संडे के अलावा जो रिमेनिंग डेज बचा है उसमें भी तुमको पूरा काम नहीं करना है, उसमें भी कुछ लीव दे देंगे जिसका भी पैसा देंगे। ओके, क्योंकि जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय भी बीमार पड़ सकता है, उसके हेल्थ वगैरह के लिए अगर वो लीव देता है तो उस लीव को बोलते हैं पेड लीव। ओके, यानी हर कंपनी को अपने एम्प्लॉय को कुछ दिन ऐसा देना पड़ता है संडे के अलावा, जिस दिन छुट्टी रहता है, जिस दिन वो काम पे नहीं भी आए तो भी कंपनी पे करे, तो ये उसी को बोलते हैं लीव अलाउंसेस। तो हर एक कंपनी जो है वो मान लो फॉर एग्जांपल कि 10 डेज जो है वो यहां पर लीव के लिए दे रहा है, कि तुम पूरे इस साल में टोटल मिलाकर के 10 डेज, संडे के अलावा 10 डेज अगर तुम नहीं आते हो, कभी तबियत खराब है या कभी कुछ है या कभी तुम घूमने चले गए, या अगर तुम्हारा तबियत भी खराब नहीं है और तुम जो है वो कहीं घूमने भी नहीं गए, तो ये 10 डेज लीव का तो तुमको पैसा देंगे ही, ठीक है, फ्री में। और अगर तुम उस दिन काम करने आ गए, तुम्हारा ये 10 डेज जो है वो अनयूटिलाइज रह गया, तुम उस दिन काम करने आ गए, तो उसके लिए सैलरी अलग से देंगे, बिकॉज ये 10 डेज का तुमको फ्री में पैसा देंगे। कभी वे हेल्थ खराब है या कहीं कहीं घूमने चले गए, फैमिली में कोई शादी है, कोई काम पर गया, तो तुम मैक्सिमम 10 डेज नहीं भी आ सकते हो। हर कंपनी का अपना अलग अलग नंबर ऑफ डेज होता है। इस क्वेश्चन में इस कंपनी का 10 डेज ऐसा है। तो इनके अगर 100 एम्प्लॉय हैं, और ये 100 एम्प्लॉय को आप अच्छे से समझना। ओके, 100 एम्प्लॉय को, ये वाला क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 31 है इलू 31, और अभी हम लोग कर रहे हैं इंड एस 19। ओके, तो यहां पर ये लोग बोल रहे हैं कि 10 डेज तुमको हम लीव दे देंगे, सिक लीव मतलब अगर तुम बीमार पड़ गए, बीमार को ही सिक बोलते हैं, बीमार अगर तुम पड़ गए तो 10 डेज तक मैक्सिमम तुम छुट्टी लोगे तो भी तुमको हम पैसा देंगे। अब अगर कोई अनयूज्ड सिक लीव रह जा रहा है, यानी इस साल तुम जो है मान लो 5 दिन ही बीमार पड़े या 6 दिन ही बीमार पड़े, तो 4 दिन तो तुम्हारा बचा हुआ रह गया, तो वो अनयूज्ड वाला जो है वो अगले साल जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ओनली इफ करंट ईयर्स एंटाइटलमेंट फॉल शॉर्ट ऑफ लीव ही और सी रिक्वायर्ड। यानी मान लो कि जितना दिन तुमको हम लीव दिए थे, हम जितना दिन तुमको लीव दिए थे 10 डेज, अगर उसमें से तुम जो है वो 6 डेज ही लीव यूज किए, 4 डेज तुम्हारा बच गया, तो ये 4 डेज तुम अगले साल जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, यानी अगले साल ले सकते हो। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनके मन में ये चल रहा होता है कि अगली साल जो है वो नेक्स्ट ईयर मेरी बेटी का शादी है, तो इस साल का भी 10 दिन लीव और अगले साल का भी 10 दिन लीव, टोटल मिलाकर के 20 डेज लीव अगले साल ही ले लेंगे। बेटी की शादी में बहुत ज्यादा जो है वो अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो लंबा छुट्टी लेना पड़ेगा, तो सैलरी भी ना कटे, क्योंकि सैलरी कट जाएगा तो फिर घर कैसे चलेगा। ओके, तो घर भी अच्छे से चले और जो है दोनों साल का लीव हम बचा करके रखते हैं। तो ऐसे लोग दोनों साल रगड़ के काम करते हैं कि भाई शादी के टाइम में छुट्टी लेना है, तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट एंड कंपनी ये बोल के रखता है कि तुम पिछले साल का बचा हुआ लीव भी अगला साल ट्रांसफर कर सकते हो। आगे आ जाओ। अब यहां पर बोल रहा है कि ऑन 31 दिसंबर 2022 एवरेज अनयूज्ड सिक लीव इज 2 डेज पर एम्प्लॉय। ठीक है, यानी ऐसा देखा गया 31 दिसंबर 2022 को कि पर एम्प्लॉय पर 2 दिन का सिक लीव अभी भी अनयूज है, यानी वो लोग यूज नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एस्टिमेट दैट इन 2023, तो इन लोगों को ये लग रहा है कि 2022 के एंड में 31 दिसंबर को जो 2-2 दिन करके सभी एम्प्लॉय का अनयूज है, यानी वो लोग यूज नहीं किया है, तो अगले साल जो है उसमें से 10% ऑफ द एम्प्लॉय विल यूज 1 डे फ्रॉम देयर कैरीड फॉरवर्ड लीव, यानी उस मतलब जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं 100, उसका 10%, 10 पीपल जो है वो अपने अनयूज्ड लीव में से 2 दिन में से 1 दिन यूज करेंगे। यानी यहां पर आप क्वेश्चन समझना, यहां पर इस केस में जो है वो 100 एम्प्लॉय टोटल है। ओके, और हर एम्प्लॉय का 2 डेज जो है 2 डेज अनयूज्ड है।
अनयूज्ड है। तो इन लोगों को ये लग रहा है कि इस 100 एम्प्लॉय का 10% एम्प्लॉय जो है इस 2 डेज में से ओनली 1 डे ये लोग अगले साल यूज कर लेंगे, ओके, नेक्स्ट ईयर यानी 2023 में यूज करेंगे, 2022 में इन लोगों को ऐसा लग रहा है, और ये इनका बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट एक्सपीरियंस कह रहा है, ओके। आगे बढ़ रहे हैं, रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज विल नॉट रिक्वायर मोर देन 10 डेज ऑफ लीव। जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको मैक्सिमम 10 डेज ही लीव अब करंट ईयर 2023 में लेंगे। ये लोग पिछले साल का भी 2 दिन का बचा हुआ यूज नहीं करेंगे। जो 2023 में 10 डेज मिलेगा वो लोग सिर्फ उसी को यूज करेंगे। पिछले साल का 2 डेज में बचा हुआ में ये लोग यूज नहीं करेंगे। सिर्फ 10% ऑफ टोटल एम्प्लॉय करंट ईयर का 10 डेज तो यूज करेंगे ही, और पिछले साल का भी जो 2 दिन बचा हुआ उसमें से 1 दिन 2023 में करेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बोल रहा है कि एवरेज पेमेंट पर एम्प्लॉय पर डे इज 100 रुपीज। यहां पर डे पर एम्प्लॉय को 100 रुपीज दिया जा रहा है। आपको बोल रहा है कि आप इसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो ये सिंपल सा बात है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। आपको कैसे करना है, आपको बोलना है, क्योंकि ये इंडिया 19 पढ़ रहे हैं तो यहां पर आपको लीव से रिलेटेड जो है वो कितना बेनिफिट करंट ईयर में बुक करना है और नेक्स्ट ईयर बुक करना है, आपको ये दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि इन 2023 द फर्म विल पे इन टोटल एंड एडिशनल, यानी जब फर्म पे करने लगेगा 2023 में तो उसको पे करना पड़ेगा 100 एम्प्लॉय का 10% करके 1 डे करके, ठीक है, डेज करके आ गया आपका 10 डेज का आ गया ऑफ पे एज अ रिजल्ट ऑफ अनयूज्ड इंटाइटलमेंट एट 31 दिसंबर 2022। यानी आप ऐसे समझ लो कि 2023 में इन लोगों को पिछले साल का 2 दिन जो अनयूज्ड बचा हुआ था उसमें से तो वो लोग एक ही दिन इस ईयर में यूज किया है, तो 1 डे तो फिर भी बच गया ना। आप ऐसे समझ लो, क्योंकि रिमेनिंग जो एम्प्लॉयज थे, रिमेनिंग यहां पर 10% ऑफ द एम्प्लॉय जो हैं, आप ऐसे समझ लो कि जितने लोग इन लोगों का उस लीव को यूज किए उतने लोगों को इन लोगों को फ्री में पैसा देना पड़ेगा, भले ही वो लोग नहीं आया। तो 100 में 10% एम्प्लॉय 1 डे करके यूज किया तो बच कितना गया, 10 डेज का पैसा इन लोगों को जो है वो ऐसे समझो कि अनयूज्ड इंटाइटलमेंट जो पिछले साल का था उसके बदले इस साल देना पड़ा, क्योंकि वो लोग काम में नहीं आए फिर भी इनको पेमेंट करना पड़ा। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि इसका आंसर जो है अगर 100 रुपीज करके पर डे दिया जा रहा है तो 10 डेज का 10 इंटू 100 करोगे तो आ जाएगा 1000 रुपीज। इनको जो है द फर्म शुड प्रोवाइड अ लायबिलिटी, वो लायबिलिटी उनको इस साल ही बुक कर लेना पड़ेगा, 2022 में ही बुक कर लेना पड़ेगा 1000 का लायबिलिटी, ओके। और आगे बोल रहा है कि एक्सपेंस ऑन सैलरी एंड वेजेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द करंट ईयर इन टोटल ऑफ अमाउंट पेड और पेएबल इन 2022 and 1000, okay. The 1000 is provision for additional amount to be paid in 2023 as a result of unused entitlement accumulated as at 31st December 2022। रुक जाओ हम आपको ये बताते हैं, थोड़ा अच्छे से समझाते हैं। तो यहां पर जो 100 एम्प्लॉय थे इनको इनके 10% लोगों को 1 डे के हिसाब से आ गया 10 डेज और 1 डे का 100 रुपीज, तो 10 डेज का हो गया 1000 रुपीज। ये 1000 रुपीज जब हम लोगों को पता चल चुका है कि ये नेक्स्ट ईयर यूज करेगा, यानी नेक्स्ट ईयर काम पे तो नहीं आएगा लेकिन पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसे करंट ईयर में ही बुक कर लेना पड़ेगा। उसे 2022 के ही जो है पीएल अकाउंट में एज अ एक्सपेंस दिखा देना पड़ेगा कि भैया इतना रुपया जो है वो अगले साल यूज करेगा, बिकॉज ये मेरा कंफर्मेशन है, ओके। और एडिशनल अमाउंट पे किया जाएगा 2023 में एज ए रिजल्ट ऑफ अनयूज्ड एंटाइटलमेंट एज एट 31 दिसंबर 2022, इसके लिए प्रोविजन आज ही के डेट में बना लेना पड़ेगा। यानी अच्छे से समझो, हम आपको ये बोल रहे हैं, प्रोविजन का मतलब होता है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स कि नेक्स्ट ईयर कोई ऐसा खर्चा जो होने वाला है जिसका एक्सपेक्टेशन मुझे आज ही के डेट में लग गया। ये तो क्वेश्चन में ये लोग बोला भी है कि इन लोगों का ये बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट एस्टिमेट्स है। मैनेजमेंट ये एस्टिमेट लगाया है कि नेक्स्ट ईयर 10% लोग 1 डे करके लीव ले लेंगे, तो उसके बदले इन लोगों को पे कितना करना पड़ेगा, एडिशनल, यानी काम पे नहीं आया फिर भी पे करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड एडिशनल पेमेंट। तो 10 डेज का इनको पे करना पड़ेगा 100 ईच करके, तो 1000 रुपीज जो नेक्स्ट ईयर प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी 2023 में जो प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसका प्रोविजन इन्हें आज ही के डेट में पीएल अकाउंट में बना लेना पड़ेगा। ये बोल करके ये 2022 में ही बना लेना पड़ेगा 1000 रुपए का, ये बोल के कि नेक्स्ट ईयर इसका पेमेंट होगा। जिस चीज के लिए ये लोग कंफर्म होते हैं उसका समय से पहले ही प्रोविजन बना लेना, दैट इज कॉल्ड कि भैया आप प्रोविजन बना रहे हो, आपको फ्यूचर में पता है, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बोल रहा है कि मिस्टर एक्स जो है वो एक एम्प्लॉय है और उसका सैलरी जो है वो 15 लाख है, ओके। 300 जो है यहां पर 300 जो है ये यहां पर वर्किंग डेज है, टोटल काम करना है, जिसमें इन लोगों को जो है वो लीव मिलता है 10 डेज का 2022-23 का, जबकि सभी लोग सिर्फ उस 10 डेज में से 8 डेज ही लीव यूज किए, ओके। आगे बोल रहा है कि जो अनयूज्ड लीव है उसको ये लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता है नेक्स्ट ईयर के लिए, ओके। कंप्यूट द टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट, अच्छे से सुनो,
जिस किसी भी कंपनी में लीव को अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उस कंपनी में ऐसा होता है कि भैया आप अगले साल लीव ले लेना, ओके, तब जिस दिन तुम नहीं आओगे उस दिन का भी पेमेंट कर देंगे, ओके, और उसका प्रोविजन इसी साल बना लेते हैं जितने लोग अगले साल नहीं आने वाले होते हैं, लीव लेने वाले होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 यानी मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 32 में बोल रहा है कि हम लीव कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे देखो, आपके पास मान लो कि कूपन है, ओके, मान लो कि बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो कूपन निकालता है, कूपन निकाल करके बोलता है कि इस साल आप इतने रुपए तक का खरीदेंगे तो 10% डिस्काउंट है, और एट द एंड ऑफ द ईयर तक अगर आप इस कूपन को यूज नहीं कर पाए तो आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तब इसके बदले आप पैसा ही ले लीजिएगा। आप समझ रहे हो? यानी कंपनी एक बार 10 डेज का लीव तो देता है, लेकिन बोलता है कि आप इसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इंप्लॉय लोग जितना दिन लीव का यूज कर लिया वो तो कर लिया, जितना दिन अनयूज रह गया उसका पैसा ही ले लेता है। तो यहां पर 8 डेज तो यूज कर चुका है, 2 डेज बच गया है। तो आप बोलोगे कि भैया देखिए, सैलरी जो पेबल है वो 15 लाख रुपीज जो है वो एनुअल सैलरी जो है, यहां पर मिस्टर एक्स इज एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड, हिज सैलरी 15 लाख, कंपनी फॉलो 300 वर्किंग डेज, यहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय नहीं है, 300 वर्किंग डेज, यानी उसको एनुअल सैलरी, एक साल का सैलरी को बोलते हैं एनुअल सैलरी। तो एक साल में उसको 15 लाख मिल रहा है और एक साल में उसको 300 वर्किंग डेज काम करना पड़ रहा है। तो 300 डेज से डिवाइड कर दोगे 15 लाख को, तो पर डे उसको 5,000 रुपया मिल रहा है। तो अगर मतलब पर डे 5,000 रुपया मिल रहा है, तो 2 दिन का जो अनयूज लीव है उसके लिए उसको 10,000 रुपया और मिलना चाहिए। तो यही 15 लाख में 10,000 रुपया जोड़ दो। वो पेमेंट के टाइम में बोलेगा कि भैया 2 दिन तो मेरा लीव बचा हुआ है, तो 2 दिन का 5,000 प्लस 5,000 10,000 रुपया हुआ, तो आप मुझे 15,10,000 रुपया दीजिए। समझ में आ गया? हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप आराम से कर लेंगे, इसीलिए आप इसका राइटिंग प्रैक्टिस भी करते चलेंगे वीडियो को पॉज करके। यानी इलस्ट्रेशन नंबर 32 में जो इलू 32 था, इसमें कुछ करना नहीं था, इसमें बस ये बोलना था कि सैलरी जो है, सैलरी है 15 लाख और उसमें प्लस कर देना है कि 15 लाख जो है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये आपका हो गया 15 लाख हो गया 300 डेज के लिए। तो आपका 2 डेज के लिए कितना आ जाएगा? तो 10 लाख मतलब 10,000 आ जाएगा। तो ये 15,10,000 इज द करेक्ट आंसर। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, इनका सैलरी हो जाएगा इतने अमाउंट का। मेरे हिसाब से आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 32 आप कर लिए, इलस्ट्रेशन नंबर जो 33 है आपको ये करवाते हैं। यहां पर बोल रहा है कि एक कंपनी ये प्लान लाया हुआ है कि जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग प्लान है, रिक्वायर एन एंटिटी टू पे अ स्पेसिफाइड प्रपोर्शन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर टू द एम्प्लॉय हु सर्व्स थ्रू आउट द ईयर। यानी एक कंपनी एम्प्लॉय लोगों को लालच दे रहा है कि अगर तुम पूरा साल अच्छे से काम किए ना, और बहुत अच्छे से काम किए, तो नेट प्रॉफिट जो इस साल के एंड में आएगा इस साल का, उसका 5% तुम लोगों को दे देंगे। तो ऑब्वियस सा बात है कि एम्प्लॉय लोग बहुत मजे से काम करेगा, बहुत अच्छे से रगड़ के काम करेगा, क्योंकि उसको नेट प्रॉफिट का प्रपोर्शन मिलेगा। ओके, आगे, इफ नो एम्प्लॉय लीव ड्यूरिंग द ईयर, द टोटल प्रॉफिट शेयरिंग पेमेंट फॉर द ईयर विल बी 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। बोल रहा है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय छुट्टी ना ले और अच्छे से काम करे तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट जो है इन लोगों को दे देंगे। तो तब तो सभी एम्प्लॉय मिलकर अच्छे से ही कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ाना चाहेगा ना, कि जितना बड़ा नेट प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा बड़ा अमाउंट का 5% मिलेगा हम लोगों को। द एंटिटी estimates that some of the staff may leave during the year and they were not entitled to profit sharing. This will reduce the payment of profit sharing plan from 5% to 4% of net profit. Advise the company. बोल रहा है कि ये कंपनी को ऐसा लग रहा है कि एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय एक्चुअली में ये कंपनी का एस्टिमेशन है कि सारे एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करेंगे पूरे ईयर, कुछ ना कुछ एम्प्लॉय लीव लेंगे ही। तो जिस वजह से 5% ऑफ नेट प्रॉफिट अब ना देकर के 4% ऑफ नेट प्रॉफिट देने का प्लान बन चुका है। तो भैया जितने का बन चुका है उतना का लायबिलिटी बुक कर लो। अगर तुम्हारा वो एस्टिमेशन है तो इसका आंसर होगा कि अगर एम्प्लॉय को, अगर मैनेजमेंट को ये लग रहा है कि 4% पे फॉल करेगा, 4% ऑफ नेट प्रॉफिट देना पड़ेगा, क्योंकि सारे लोग कंटिन्यूअस काम नहीं करेंगे, कुछ लोग लीव भी लेंगे ही। तो एंटिटी को जो है वो 4% ऑफ नेट प्रॉफिट का आज के डेट में ही लायबिलिटी बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि वो फ्यूचर में उससे पे करेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड, यही है इसका सोल्यूशन। बस यहां पर आपको ये बोल रहा है कि अगर एम्प्लॉय उसका पेमेंट जो है वो जिस दिन कमिट कर रहा है उसके 12 महीना के बाद करेगा, तो उसे लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में उसे बुक कर लेना चाहिए। बस यही बात बोला और कुछ खास नहीं है। आगे आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 34। मेरे हिसाब से जो है यहां पर जो इलू नंबर जो 33 था, आपको ये बोलना है कि उसे एक्सपेंस बुक करो, एक्सपेंस बुक कर लो। ओके, एनपीएल आज के डेट में तुम उसे एक टाइप का लायबिलिटी बुक कर लो, लायबिलिटी बुक करो, एक्सपेंस बुक मत करो। एक्सपेंस तो तब होगा जब वो सच में खर्चा हो जाएगा। ओके, तो तुम उसे लायबिलिटी बुक कर लो, लायबिलिटी बुक कर लो। ओके, बुक द लायबिलिटी, मतलब बुक करना मतलब रिकॉर्ड कर लेना लायबिलिटी, रिकॉर्ड लायबिलिटी फॉर 4% ऑफ नेट प्रॉफिट। ओके, यही है इसका करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर जो नेक्स्ट है, इलस्ट्रेशन नंबर जो हमारा 34 है,
इलू जो हमारा 34 है हम आपको वो करवाते हैं। ओके, आप आ जाइए, आगे आ जाइए, हम आपको बताते हैं क्या करना है। ओके, चलिए आप आ जाइए, हम आपको लेके चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलू नंबर 34 वो करवाते हैं। यहां पर ये कह रहा है कि एक कंपनी है जिसमें 150 टोटल इंप्लॉइज हैं और इंप्लॉय का टर्नओवर जो है वो 6% है, यानी एक साल में इंप्लॉय 6% छोड़ के चले जाते हैं। तो इन लोगों का जो बोनस पेड है वो है बोनस पेड टू ईच इंप्लॉय लास्ट ईयर, यानी ये लोग लास्ट ईयर इंप्लॉय को 1 लाख करके बोनस पेड किया था ईच इंप्लॉय को। या इंक्रीज इन बोनस रेट जो है वो इस साल 7% ज्यादा करने वाला है, यानी इस साल 1,07,000 करने वाला है। 1 लाख पहले प्रीवियस ईयर किया, तो इस साल उसमें 7% ज्यादा करने वाला है। आपको बोला कि कितना इनका लायबिलिटी होगा वो बोलिए। तो सबसे पहले तो आप बोलोगे कि 150 टोटल इंप्लॉय था जिसका 6% ऑफ 150 चला गया होगा। इंप्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है उतना इंप्लॉय पर ईयर छोड़ के जा रहा है। ओके, तो अब बचा होगा कितना इंप्लॉय, 141 इंप्लॉय, और अभी ये लोग 1,07,000 करके पे करेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 1,50,87,000। इतना से इनका जर्नल एंट्री होगा इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और टू प्रोविजन फॉर बोनस अकाउंट। वो इसलिए बिकॉज ये लोग अभी पे नहीं कर रहा, अभी ये लोग पूरा साल काम करेगा तब जाकर के ये लोग ये डिसाइड करेगा, ये इनका एस्टिमेटेड फिगर है, इसीलिए इसके वर्ड में लगेगा प्रोविजन फॉर बोनस। ओके, प्रोविजन ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। अब ये सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट जब आप वर्क बुक में आएंगे, तो वर्क बुक में जब आप पेज नंबर 99 में जाएंगे, पेज नंबर 99 में जाएंगे वर्क बुक में, तो वर्क बुक में आपको एक ही क्वेश्चन दिखेगा जो इसी क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट है, जो इसी क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट है, बस इसमें इंप्लॉय टर्नओवर की जगह 6% लोग छोड़ के जा रहे हैं 150 का, और जो बोनस का इंक्रीमेंट है वो 10% है। तो ये 55,000 हो जाएगा, 6% ऑफ 150 माइनस कर दोगे तो 141 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और जर्नल एंट्री वही हो जाएगा, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बोनस अकाउंट, यही एंट्री हो जाएगा। तो वर्क बुक का भी इकलौता क्वेश्चन जो था वो कॉपी पेस्ट था, जो कि आपका यहां पर खत्म हो गया। तो जो आपका इलू नंबर नेक्स्ट था उसमें आप बोलोगे इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बोनस अकाउंट। ओके, मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे, ये जो है ना आपका ये वाला जर्नल एंट्री आपको समझ में आ गया होगा। रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ, हम आपको दिखाते हैं। ये आपका प्रोविजन फॉर बोनस अकाउंट ये हो गया आपका। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो एंट्री में, फाइनली आप ये दिखा सकते हो कि टोटल जो है वो 150 एम्प्लॉय थे, उसमें से जो है वो 7% लोग छोड़ के चले। रुक जाओ, कितने परसेंट छोड़ के जाएंगे भाई, क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार। इन लोगों का छोड़ के जाएगा 6% लोग छोड़ के जाएगा। ओके, तो अगर 6% लोग छोड़ के चला जाएगा तो आप बोलोगे कि 150 का सीधा 94% लोग रहेंगे, 6% छोड़ के चले जाएंगे, और इनटू 1 लाख जो पहले था अब उसमें 7% इंक्रीज होगा, तो 1 लाख का 107%। अगर आप करोगे तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 150,87,000 150,87,000। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ये वाला आंसर भी आप समझ गए होंगे। हम अगला जो क्वेश्चन है आपको वो बताते हैं, जो कि है हमारा इलू नंबर 35। ओके, चलिए आ जाइए, हम आपको आगे बताते हैं। जो यहां पर इलू नंबर 35 है वो बताते हैं। देखो इलू नंबर 35 में हम आपको कुछ डिफाइंड बेनिफिट, ऑब्लिगेशन और कॉन्ट्रीब्यूशन ये बताएंगे। देखो हर कंपनी में जो है, हर कंपनी में एक ये होता है कि हर कंपनी में उस कंपनी का जो एम्प्लॉयर होता है वो कुछ ना कुछ उस कंपनी के डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करता है। ओके, उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन उसको बोलते हैं। और उसकी वजह से अच्छे से सुनो, हर कंपनी में जो एक एम्प्लॉयर होता है ना वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है, तो उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। ओके, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ओके, उसकी वजह से जो वो एसेट खरीदता है और एट द एंड ऑफ द ईयर में उस एसेट का जितना वैल्यू बढ़ गया रहता है उसको बोलते हैं ग्रॉस रिटर्न। ओके, उसको बोलते हैं ग्रॉस रिटर्न, यानी जो एसेट्स वो अपने कंट्रीब्यूशन से, मान लो हम किसी कंपनी के मालिक हैं और हम उस कंपनी में पैसा लगाए तो उसको बोलेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। उससे जो एसेट खरीदाया उसको बोलेंगे प्लान एसेट्स, और प्लान एसेट्स स्टार्टिंग में खरीदे और एट द एंड ऑफ द ईयर में उसका वैल्यू अगर बढ़ गया तो वो मेरा रिटर्न मिला मुझे, और अगर उसका वैल्यू गिर गया तो मेरा एक लॉस हुआ। ओके, ऐसे समझ लो। और पूरे पूरे मतलब ईयर में अगर कुछ ऐसा था जो बेनिफिट पेड हो गया, जो बेनिफिट चला गया, जो बेनिफिट लेके लोग चला गया, ठीक है, वो अगर रहता, मतलब मान लो कि कोई ऐसा बेनिफिट हुआ जो बेनिफिट लोगों को पे कर दिया गया, अगर वो बेनिफिट भी रहता, अगर हम आपको रिटर्न कैलकुलेट करना सिखाएं तो हम आपको एक बार बताते हैं। देखो रिटर्न कैसे निकालेंगे वो दिखाते हैं। सबसे पहले रिटर्न में बोलेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न, हम आपको ये सिखा रहे हैं। मान लो हम किसी कंपनी का मालिक हैं और हम बहुत साल से मालिक हैं, तो हम बोलेंगे कि इस साल हम क्या क्या कमाए वो देखो। इस साल हम बोलेंगे कि जो मेरे पास ओपनिंग में एसेट था और अभी मेरे पास क्लोजिंग में एसेट्स है, मान लो मेरे पास ओपनिंग में एसेट था 100 रुपए का और क्लोजिंग में है 150 रुपए का, तो 50 रुपीज से एसेट्स मेरा बढ़ा ना, तो ये भी मेरा रिटर्न ही है। तो हम बोलेंगे कि जो मेरे पास क्लोजिंग एसेट्स है में से ओपनिंग एसेट्स को माइनस कर देंगे, जो आया ये भी मेरा एक टाइप का इनकम है। अच्छे से सुनना,
फिर हम बोलेंगे, अच्छे से सुनना, फिर हम बोलेंगे कि जो लोगों को ड्यूरिंग द ईयर में बेनिफिट पे कर दिया गया, पे कर दिया गया, अगर वो पे नहीं होता तो वो भी हमारे बिजनेस में भी में ही रहता, तो जिसकी वजह से मेरा एसेट का वैल्यू और ज्यादा रहता, क्लोजिंग एसेट और बढ़ा हुआ रहता। यानी जो मेरा, जो हम लोग बेनिफिट पे कर दिए, अच्छे से समझना कि आप जब दुकान में इन किए, तो ओपनिंग में जब आप दुकान में इन किए तो 1 लाख का सामान था आपके दुकान में, और जब दुकान क्लोज करने लगे आज रात में, तब आपकी दुकान में 1.5 लाख का सामान था, तो 50,000 का आप बोलोगे मेरा रिटर्न है, कमाए हैं हम, या पैसा है, ऐसे समझ लो। लेकिन दिन में आप 20,000 रुपए लेके भी चले गए थे, तो अगर वो लेके नहीं जाते तो फिर 70,000 का इनकम रहता ना आपका। समझ में आया? तो जो इंप्लॉई बेनिफिट है पेड, इंप्लॉई बेनिफिट पेड है, उसको भी ऐड बैक कर दो कि अगर वो लेके नहीं गए रहते तो वो भी हमारा धंधा में ही रहता। ये हो गया। और उसमें से माइनस कर दो कि ड्यूरिंग द ईयर में आप कितना और पैसा दुकान में लगाए, तो उसमें से माइनस कर दो कि इंप्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है ड्यूरिंग द ईयर में। ओके, अगर हम जो लगाए वो हम अपना माइनस कर देंगे। मान लो कि हम यहां पर कमाए हैं 10 रुपया, ओपनिंग और क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस, और यहां हम पे कर दिए थे 5 रुपया, तो 15 रुपया कमाए, लेकिन हम 3 रुपया दिन में लगा दिए थे खुद ही, तो हम नेट में कितना कमाए वो बोलो। तो 10 5 15 में से 3 माइनस कर दो, हम 12 ही तो कमाए नेट में। यही यहां पर कैलकुलेशन समझाने का कोशिश हम आपको करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। इसको मिटा देते हैं, तो यहां पर इसको ऐसे क्लोज करके फाइनली इसको बोल दो कि यही हमारा रिटर्न है, यही हमारा रिटर्न है। अब इस क्वेश्चन में भी फॉर्मेट यही है मेरे हिसाब से। आप समझ जाओगे कि ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस है 85,000। ओके, 85,000 जो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, जो उसने खुद ही लगाया है, उसको माइनस कर दो बाबू, 70,000 को माइनस कर दो। और जो ड्यूरिंग द ईयर में पे कर दिया, अगर वो पे नहीं करता तो धंधा में ही रहता, तो यहां पर 50,000 ऐड कर दो। इसका आंसर जो होगा मेरे ख्याल से 65,000 होगा आपका रिटर्न। आप निकाल लेना एक्चुअल रिटर्न। जब आप निकालोगे तो इस क्वेश्चन में आपका हो जाएगा, हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं और हम आपको बोलते हैं ये आपका 85,000 होगा, ये आपका हो जाएगा 50,000। ओके, और ये आपका हो जाएगा 70,000। तो इसका डिफरेंस आपका हो गया 15,000 प्लस ये आपका हो गया 65,000 मेरे हिसाब से। ओके, आप जब करोगे इसको माइनस कर देना, ये आपका 65,000 का रिटर्न हो गया। यही आपको इस क्वेश्चन में निकालना था। मुझे नहीं लगता कि आपको ये हार्ड लगा होगा। 65,000 का आपका रिटर्न है। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर जो 36 है वो आपको करवाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 36, इलस्ट्रेशन नंबर 36, इलू 36। ओके, देखो यहां पर कुछ भी खास नहीं बोल रहा है। ये लोग बोल रहे हैं कि देखो ओपनिंग में मेरा जो ये है क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन है, वो मेरा 15 लाख का है, लेकिन मेरे एसेट्स का फेयर वैल्यू 14.12 लाख ही बढ़ा। आप ऐसे समझ लो ना कि 15 लाख में जो आप एसेट्स खरीदे उसका वैल्यू 14,12,000 ही रहा। तो आपका तो एक टाइप का लॉस हुआ ना। तो जो आपका लॉस हुआ 0.88 यानी 88 लाख का 88,000 का जो आपका लॉस हुआ, उसको आप डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी मान लीजिए और नॉन करंट लायबिलिटी में दिखा दीजिए, और कुछ नहीं है। यानी आपको 88,000 से बुक करना पड़ेगा रिकॉर्ड डेफिसिट एज लायबिलिटी। वो इसलिए लायबिलिटी आपको इसलिए बुक करना है क्योंकि जो आपका कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन है और एसेट्स है। ओके, एसेट्स है, इसमें एसेट्स लोअर है, एसेट्स लोअर है। ऐसे समझो, आप ऐसे समझो, जो आपका कंट्रीब्यूशन है, अच्छे से समझना, जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसको आप बोलते हो एक टाइप का कैपिटल, आप उसको एक टाइप का कैपिटल बोलते हो। तो कैपिटल लायबिलिटी साइड में आता है, वो आप लिखोगे 15 लाख का। ओके, और एसेट्स कब आता है? एसेट साइड में आता है, ये आप लिखोगे 14,10,000 का। ओके, तो आपको नहीं लगता कि आपका आपका जो ये है क्या बोलते हैं, कहां गया क्वेश्चन, ये 12 लाख है, 14,12,000 है। ओके, आपको नहीं लगता कि आपका लायबिलिटी साइड यानी कैपिटल वाला अमाउंट यहां पर 88,000 से ज्यादा है? जो ज्यादा है 88,000 से, उस साइड रिकॉर्ड कर दो। यहां पर लायबिलिटी यानी आप कुछ धंधा में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो धंधा के लिए वो कैपिटल हुआ, कैपिटल लायबिलिटी साइड में आता है। तो लायबिलिटी है, कंट्रीब्यूशन है आपका 15 लाख का, लेकिन उससे जो एसेट जनरेट हुआ वो 14,20,000 मतलब 12,000 का ही है। तो 88,000 का जो कैपिटल ज्यादा है, तो आप ऐसा करो ना, एसेट रिकॉर्ड करो ना लायबिलिटी रिकॉर्ड करो, सिर्फ 88,000 से लायबिलिटी रिकॉर्ड करो। बस यही यहां पर इनका कहना था। 88,000 से ये जो 88,000 है वो डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी होगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट है, ये हम आपको एक बार फिर से ये भी समझाते हैं। जो हमारा इलू 39 है, 37 है, इसमें ये कह रहा है कि हमारा जो एसेट्स है वो तो 15 लाख का है, लेकिन जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो तो 15 लाख का है, लेकिन उससे जो एसेट्स का वैल्यू बन गया वो 15.22 का बन गया। अच्छे से समझना, 15.22 का बन गया। यहां पर उल्टा हो गया। यहां पर जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो तो है हमारा 15 लाख का, ठीक है, लेकिन जो हमारा प्लान एसेट्स यानी उस कंट्रीब्यूशन से, उस लगाए हुए पैसे से जो एसेट जनरेट हो गया वो 15.22 लाख का मतलब जनरेट हो गया। तो आपको नहीं लगता कि यहां पर हमारा 0.22 लाख का यहां पर हमारा डिफाइंड बेनिफिट
गेन हो गया, ये हमारा गेन हो गया। आपको नहीं लगता कि यहां पर हम पैसा तो लगाए 15 लाख का, लेकिन उससे जो एसेट्स खरीदे वो 15,22,000 का हो गया, तो यहां पर 22,000 का हमारा गेन हो गया। लेकिन एसेट सीलिंग 0.19 लाख का ही है, यानी हमारा 22,000 का बेनिफिट तो हुआ, 22,000 का बेनिफिट तो हुआ, ओके। लेकिन ये बेनिफिट किसी काम का नहीं है। बेनिफिट मेरा एक्चुअली में 19,000 का ही हो पाएगा। फ्यूचर बेनिफिट मेरा जितने का हो पाएगा उस 22,000 से जो मेरा फ्यूचर बेनिफिट हो पाएगा वो सिर्फ 19,000 का ही हो पाएगा। एसेट सीलिंग का मतलब है कि एसेट जनरेट उससे 0.1 लाख यानी 19,000 का ही मेरा एसेट जनरेट फ्यूचर में हो पाएगा। यानी जो दिखने में 22,000 का इंक्रीमेंट है उससे बेनिफिट मेरे को फ्यूचर में 19,000 का ही मिल पाएगा। तो ये 19,000 को ही डिफाइंड बेनिफिट गेन आप बोलोगे। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, हार्ड तो नहीं लग रहा होगा, ठीक है। इसी को सिर्फ आप बोलोगे डिफाइंड बेनिफिट गेन। आप इसका आंसर देखना, ये लोग भी यही बोला होगा। थोड़ा नीचे आते हैं, इन लोगों ने भी बोला है कि 19,000 का ही है, तो भैया डिफाइंड बेनिफिट एसेट्स आप जो है यहां पर गेन नहीं एसेट्स बोल देना, क्योंकि एसेट जनरेट हो रहा है और लायबिलिटी के केस में डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी बोल देना। तो यहां पर हमारा डिफाइंड बेनिफिट एसेट जो है वो 19,000 का ही जनरेट हो रहा है, भले ही 22,000 देखने में है, लेकिन ये हमारा एसेट जो है वो 19,000 का ही जनरेट हो रहा है। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो आपका ये वाला इलस्ट्रेशन है ये खत्म हो जाता है, और जब इनके बुक के लास्ट में जाएंगे तो इनके बुक के लास्ट में जो है वो इन्होंने कुछ क्वेश्चन डाल के रखा है, 2 क्वेश्चन डाल के रखा है। ये वाला क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी आपको अभी करवा चुके हैं। ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस जो है वो आपका 5 लाख का है। रुक जाइए, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। और चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर आप 540 कह सकते हो, पेज नंबर 540, पेज 540, पेज 540 क्वेश्चन नंबर 3। ओके, यही तो है क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो इसमें ओपनिंग क्लोजिंग का जो डिफरेंस है आप बोलोगे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का डिफरेंस आ गया 5 लाख रुपया। ओके, और उसमें से आप जो है वो यहां पर आप क्या करोगे, उसमें से आप बेनिफिट पेड को आप ऐड बैक कर दोगे और कंट्रीब्यूशन को माइनस करोगे, यानी 3,25,000 को माइनस करोगे, यानी आप कंट्रीब्यूशन को 3,25,000 को आप माइनस कर दोगे और बेनिफिट को आप ऐड कर दोगे, बिकॉज अगर वो बेनिफिट नहीं गया रहता तो कितना बचा हुआ रहता। तो यहां पर 2,50,000 बेनिफिट का वैल्यू है, 2,50,000 इसका बेनिफिट का वैल्यू है। आप अगर इसका करेक्ट आंसर निकालने का कोशिश करोगे तो आ गया 5 लाख में से 5 लाख में आप 3,25,000 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 1,75,000, और 1,75,000 में अगर आप 2 लाख ऐड करोगे तो 2,75,000, 3,75,000, और मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए 4,25,000 करेक्ट आंसर। हम बिना कैलकुलेट किए हुए बोल रहे हैं, इन लोगों से मैच कर ले रहे हैं, 4,25,000 आपका करेक्ट आंसर है। यही आपका एक्चुअल में रिटर्न है। इस तरह का क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी करवा चुके थे। देखो इनका एक और क्वेश्चन है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 4। बस आप ये, इसका आंसर थ्योरेटिकल आंसर होगा कि जो हमारा एक्चुअरियल गेन होता है उसको इमीडिएटली इन ओसीआई में रिकॉर्ड किया जाता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। इन लोगों का यहां पर कहना है कि ये लोग एक्चुरियल वैल्यूएशन करवाए हैं फर्स्ट टाइम में, और जिसके वजह से इनका रिवैल्यूएशन सरप्लस हो गया 10 लाख का। इफ कंपनी वांट्स टू स्प्रेड द सेम ओवर नेक्स्ट 5 ईयर, जो इनका अभी रिवैल्यूएशन गेन हुआ है, ठीक है, रिवैल्यूएशन गेन हुआ है, इसको अगर ये लोग स्प्रेड करना चाहे नेक्स्ट 5 ईयर में बाय रिड्यूसिंग द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 5 लाख टू 3 लाख, अगर ये लोग बोलेंगे कि देखो मेरा जो अभी मतलब वैल्यूएशन करवाए हैं एसेट्स का और मेरा एक्चुरियल गेन मेरा 10 लाख से इसका वैल्यू ज्यादा दिख रहा है रिवैल्यूएशन की वजह से, तो इसकी वजह से पर ईयर एम्प्लॉयर को बिजनेस में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है बिजनेस के ग्रोथ के लिए। तो ये बोलेगा कि इतना एसेट का वैल्यू मेरा बढ़ ही गया है 10 लाख से, तो हम आने वाले 5 साल तक जो धंधा में लगाते थे वो हम कम कम करके लगाएंगे, बिकॉज एसेट्स का वैल्यू ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो क्या द एवरेज रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय इज 10 ईयर्स, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी। आपको ये बोलना पड़ेगा कि आपका ये जो गेन है इसको आप पीएल में ना दिखा करके सीधा आप ओसीआई में रिकॉर्ड करिए, बस यही एक एडवाइस है, बिकॉज ये रिवैल्यूएशन गेन है, ये एक्चुअल गेन नहीं है। ओके, इसको ओसीआई में दिखाइए, पीएल में मत दिखाइए। तो यहीं पर आपका सारा क्वेश्चन खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपका ये वाला जो ये इंड एस है ये आपका कंप्लीट हुआ होगा। आप यहां पर बोल देना कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो रिकॉर्ड रिवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, बस यही है और कुछ नहीं है। बस हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये वाला इंडेक्स क्लियर हुआ होगा। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस इंडेक्स। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा एज सुन एज पॉसिबल बहुत जल्दी आपको इंडेक्स प्रोवाइड करना शुरू करेंगे, तो आप इसको एज सुन एज पॉसिबल कर लेना। ओके।